गाइस हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड मैं चाहता हूं आप पेन और पेपर लेकर बैठे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइस, इकोनॉमिक सर्वे की बात हो या बजट की बात हो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि इनमें जो भी स्कीम्स या जो भी सरकार के इनिशिएटिव्स आपको नजर आ रहे हैं, हाईलाइट किया जा रहा है, जिनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, उनको डिटेल में आपको पढ़ना है। डिटेल में, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक ऐसा सोर्स होता है कि इसमें जितनी भी स्कीम्स आती हैं या जितने भी इनिशिएटिव सरकार के हाईलाइट किए जाते हैं, उनसे रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स है कि एटलीस्ट इस सोर्स से आपको ये मान के चलिए कि करीब करीब 7 से 8 क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम में दिखाई देंगे। 7 से 8 क्वेश्चन एक बहुत बड़ा मतलब वो है। मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन मतलब कि 16 मार्क्स या 14 से 16 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। राइट, तो बहुत ध्यान से इस चीज को सुनिए। जितने भी इनिशिएटिव आ रहे हैं तुरंत नोट डाउन करिए और उनसे रिलेटेड डिटेल में जो है वो अपने नोट्स है वो बनाइए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022 के हाईलाइट से। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हमारी जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है, इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया था 21 जनवरी 2022 को। इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 2022 का ये हमें देखने को मिल रहा है। और जो हाइलाइट्स है इस साल के इकोनॉमिक सर्वे के, तो उसकी हम लोग बात करें गाइस, तो हमारी इकोनॉमी जो है उसका एस्टीमेट लगाया गया है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2021 और 2022 में ग्रो की है रियल टर्म्स में 9.2% से। राइट, और हालांकि 2020 और 2021 में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो 7.3% थी। मतलब कि 2020 और 21 वो वाला साल था जिस समय कोरोना वायरस आया था। तो कहीं ना कहीं इस फिगर को देखकर ये नजर आ रहा है कि कोरोना वायरस के इफेक्ट से जो है वो हम लोग निकल गए हैं, बाहर जो है वो आ गए हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो एक रिवाइवल स्टेज पर अब पहुंच चुकी है। राइट, इवन काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी भी मिल रही है कि हमारी इकोनॉमी प्री कोविड लेवल तक जो है वो टच कर चुकी है। मतलब प्री कोविड लेवल यानी कि जब कोविड जब हुआ था उससे पहले का जो इकोनॉमिक स्टेटस था हमारा, तो वहां तक हम लोग जो है वो आ गए हैं। ऐसी भी कुछ चीजें जो है वो रिफ्लेक्ट हुई हैं इकोनॉमिक सर्वे के दौरान। तो यहां तक बात क्लियर। तो 9.2% से हमारी इकोनॉमी जो है वो रियल टर्म्स में ग्रो करी है 2021 और 2022 में। तो ऐसा इकोनॉमिक एस्टीमेट जो है वो लगाया गया है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। एंड जीडीपी का प्रोजेक्शन जो है वो ये लगाया गया है कि जीडीपी जो है वो 8 से 8.5% रियल टर्म्स में ग्रो करेगी 2022 और 2023 में। तो ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। 2022 और 2023 में जीडीपी 8 से 8.5% की ग्रोथ करेगी। तो ऐसा एस्टीमेट इकोनॉमिक सर्वे का हमें देखने को मिला है। एंड वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें गाइस, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया की जीडीपी 8.7% से ग्रो करेगी 2022 और 2023 में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बताया है कि हमारी जीडीपी 2022 और 2023 में 7.5% से ग्रो करेगी। तो ये कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिसका उपयोग अगर आप मेंस में करेंगे तो एक बहुत अच्छा आंसर आपका दिखेगा, कि लगेगा जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको ये लगेगा कि हाँ आप वाकई में जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी ऐड करके, मतलब कि आपने जो तैयारी करी है वो प्रॉपर करी है। क्योंकि तैयारी जो होती है ये कंसेप्चुअल और फैक्चुअल मिक्स तैयारी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आपको यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी में बिल्कुल ही फैक्ट्स रटने। स्टेट पीएससी तो यस ऑब्वियसली फैक्चुअल ज्यादा रहता है, बट अगर हम स्पेशली यूपीएससी की बात करें तो ज्यादातर यूपीएससी में कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट आप कंसेप्ट के साथ अगर कुछ फैक्ट्स को फ्यूज कर दें, उसका मिक्स कर दें, तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगता है। तो ये ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जीडीपी से रिलेटेड जो कि डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। राइट, तो 8.7% और 7.5% 2022 और 2023 में जीडीपी होगी, ऐसा वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, आईएमएफ रिलीज करता है। ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा डायरेक्टली जा चुका है। तो इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने बोला है कि हमारी जीडीपी रियल सेंस में जो है वो ग्रो करेगी 2021 और 2022 में 9% से। इवन 2022 और 2023 में भी 9% से ग्रो करेगी। और 2023 और 2024 में हमारी जीडीपी की ग्रोथ 7.1% की होगी। तो ऐसा आईएमएफ की लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट था उसका एस्टीमेट था। राइट, और इंडिया जो है बताया जा रहा है कि इन पूरे 3 सालों में इंडिया पूरे दुनिया भर में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर उभर कर आई है। तो ऐसा प्रोजेक्शन जो है वो सामने रखा गया कि इन 3 सालों में इंडिया, मतलब ये ऐसे 3 साल हैं गाइस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया जो है वो कोविड से ग्रस्त है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ी पड़ी थी। तो इस समय इंडिया ने अपने आप को वेरियस इनिशिएटिव के थ्रू रिकवर कर लिया। अगर लिखना है तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आप मेंशन करेंगे मेंस में। और आपको बता देगा इस कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े जो सेक्टर्स हैं उनमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है वो 3.9% की बताई गई है।
इंडस्ट्री सेक्टर में एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 11.8% की बताई गई है और सर्विस सेक्टर में एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 8.2% की बताई गई है 2021 और 2022 के लिए। डिमांड साइड की बात करें गाइस तो कंजम्पशन जो है उसमें भी ग्रोथ हम लोग को 7% की देखने को मिली, क्योंकि कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी सरकार ने कंजम्पशन पर फोकस बहुत ज्यादा किया था, क्योंकि कंजम्पशन अगर नहीं होता है, मतलब किसी भी इकोनॉमी में आप देखेंगे कि अगर मांग जो होती है वो खत्म हो जाती है, डिमांड जो होती है खत्म हो जाती है, कंजम्पशन कंज्यूमर के साइड से खत्म हो जाता है, तो उस इकोनॉमी की धज्जियां उड़ जाती है। तो कंजम्पशन में भी ग्रोथ हम लोग को बताई गई है 7% की देखने को मिली है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हम लोग को 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपोर्ट में 16.5% की ग्रोथ देखने को मिली है और इंपोर्ट में 29.4% की ग्रोथ 2021 और 2022 में देखने को मिली। अब देखो इतना डिटेल में हर एक सेक्टर वाइज ग्रोथ कितनी हुई है तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं, 2-3 पॉइंट्स बस ध्यान में रखो। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इकोनॉमी की धज्जियां उड़ी थी, तो कंजम्पशन के बारे में बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आगे की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 और 2023 की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में है। तो ये वाली पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंडिया जो है वो अकॉर्डिंग टू, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया बहुत अच्छी स्थिति में है 2022 और 2023 के जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए, राइट। और हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सस्टेन्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और राइजिंग एक्सपोर्ट अर्निंग, मतलब कि हमारे पास एक अच्छी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है, हमारे पास सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म एफडीआई भी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, कि बाहर की कंट्री हमारे पास इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने के लिए हमारी कंट्री में। सेकेंडली एक्सपोर्ट से हमें इनकम भी रेज हो रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को याद करो, एक्सपोर्ट पर मेनली फोकस किया था, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर मेनली फोकस किया था। तो ये सब जितने भी कॉम्बिनेशन है गाइस, तो ये बिल्कुल जो भी 2022 और 2023 में जो ग्लोबल लिक्विडिटी को जो भी रोकेंगे, मतलब कि कोई भी ऐसी स्थिति डेवलप होगी कि जिसके कारण से पूरे दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो स्टक पड़ेगी अगर 2022 और 2023 में, तो वी आर रेडी टू टेक एनी चैलेंज। हम कोई भी चैलेंज जो है वो ले सकते हैं। हम इस स्थिति में आ गए हैं, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने जो है वो बताया है, राइट। तो ये सब पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे ना, कभी भी अपने आंसर को अच्छा बनाना है ना, तो उसमें सोर्स डालो कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो लगेगा कि हाँ यार आपने पढ़ाई करी है, राइट। अपनी मर्जी से कुछ लिख रहे हो, भले ही आपने चलो ठीक है अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, अपनी मर्जी से लिखा, बट उसमें लिख दो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। कितना अच्छा लगेगा आपका आंसर इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, राइट, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो अब देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जीडीपी ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट हम लोग को देखने को मिली थी 2019 और 2020 में 4% के हिसाब से, और 2020 और 2021 में एकदम से गिर गई थी, -7.3% हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। फिर हमने अपने आप को रिवाइव किया, 9.2% पर लेकर आए 2021 और 2022 में, फिर 8 से 8.5% ये चली जाएगी 2022 और 2023 में। तो ऐसा बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी का प्रोजेक्शन है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट आपको पता है कि सरकार कितना खर्च करती है। तो कोरोना वायरस के समय पर सरकार ने सबसे ज्यादा खर्च किया था कोरोना वायरस वाले ईयर में, 2020 और 2021 में 9.2% का फिस्कल डेफिसिट हम लोग को देखने को मिला था। फिर इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें गाइस, तो महंगाई जो थी, हालांकि अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो काफी हाई हम लोग को देखने को मिल रहा है, मतलब टच कर रहा है, काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे की वजह भी ध्यान में रखो। होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो इंडस्ट्रीज शटडाउन हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था, तो इसके कारण से डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो प्राइस तो इंक्रीज होंगे, इन्फ्लेशन तो हम लोग को देखने को मिलेगा ही, है कि नहीं। तो इस तरह सिंपल तरीके से समझो चीजों को। इकोनॉमी बहुत इजी सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ करना यह है कि उसकी जड़ को पकड़ना, बिल्कुल आम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करो। जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी चीज करते हैं, जैसे देखने की अरे यार ये प्रोडक्ट महंगा हो गया, उसको मतलब पूरे इंडिया लेवल पर देखो, फिर उसके वर्ल्ड लेवल पर देखो। पहले आपको बिल्कुल माइक्रो पे आना है, अगर क्योंकि आपके सब्जेक्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स को अगर आपको समझना है तो माइक्रो लेवल पर समझने की कोशिश करोगे तो ऑटोमेटिकली पूरी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको, राइट। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा बहुत अच्छा रहा, लगातार इसकी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग सेक्टर में भी हम लोग को 2019 और 2020 में ज्यादा देखने को मिली, फिर बाकी कम हो गई, बट फिर भी प्री कोविड लेवल से ज्यादा ही ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में, है ना। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो इंडस्ट्री जो है के लिए जो है वो सबसे बुरा समय 2019, 2020 और 2020 और 2021 का रहा है, सबसे बुरा समय। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था,
काफी सारी इंडस्ट्रीज, जैसे एक इंडस्ट्री जो होती है वो दूसरी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड होती है, मतलब कि एक इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल जो होता है वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए फिनिश प्रोडक्ट होता है, तो आपस में इंडस्ट्री जुड़ी रहती हैं। अगर एक भी इंडस्ट्री बंद है, एक भी इंडस्ट्री अफेक्टेड है, तो उसका असर जो है वो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज को भी, काफी सारी अलाइड उसके साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज को भी जो है वो पड़ता है ना। सर्विस सेक्टर में भी बहुत बुरी हालत जो है वो हुई थी 2020 और 2021 में बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट अभी स्थिति जो है वो स्टेबल हो रही है धीरे धीरे करके, वापस से जो है वो हम लोग मतलब प्री कोविड लेवल से जो है वो आगे उड़ गए हैं, बढ़ गए हैं आगे, है ना। तो ये चीज है, तो इस तरीके से समझने की कोशिश करो, बस एक दिमाग में पिक्चर बैठाओ कि इंडिया में क्या स्थिति हुई थी, अब कोविड के कारण होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसके कारण इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, तो ऐसा सोचो, आप दिमाग लगाओ, सिर्फ रटना नहीं है या सिर्फ पढ़ना नहीं है, यू हैव टू थिंक, सोचना है। इन दिस एग्जामिनेशन द मेन जो चीज है वो है थिंकिंग, राइट। अब देखो इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ा है कोविड का, तो दूसरी वेव जो हम लोग को देखने को मिली वो उससे मतलब इकोनॉमी पर बहुत कम इंपैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि पहली वेव जब आई थी तब उस समय 2020 और 21 में पूरा लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन हमें देखने को मिला था, सब इंडस्ट्रीज बंद, सब सर्विस सेक्टर बंद, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, सबके सब लोग घर के अंदर आ गए, भगदड़ मच गई थी, है ना। तो पहला जो लॉकडाउन था उसमें बहुत इंपैक्ट पड़ा, बट सेकेंड वेव जब आई कोविड की तो उसमें उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा, राइट। तो ये वाली चीज भी कॉमन सी है, याद रखने वाली नहीं, कॉमन सी है। और भारत सरकार की अनूठी प्रतिक्रिया, अनूठी यूनिक रिस्पॉन्स में समाज में कमजोर वर्गों और व्यापार क्षेत्र पर प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षा जाल, सेफ्टी नेट का काम किया। मतलब सरकार ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो कमजोर वर्ग है, स्पेशली याद करो सरकार ने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बहुत काम किया, राइट। स्ट्रीट वेंडर जो हैं, जो ठेले वाले हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए वेरियस इनिशिएटिव सरकार जो है वो लेकर आ गई कि जिनका भी नुकसान हुआ है एक काम करो कि मतलब आपको जो है वो इंटरेस्ट पर सब्सिडी दे देंगे हम, आप लोन लो, है ना। अगर आप टाइम पर चुका दोगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं। याद करो कैसी काफी सारी स्कीम सरकार लेकर आई थी, काफी सारे इनिशिएटिव सरकार के हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव कि आप प्रोडक्शन करो, उसको हम आपको इंसेंटिव देंगे अगर आप कोई प्लांट, कोई फैक्ट्री अपनी स्टैब्लिश करते हो, तो है कि नहीं। याद आ रही है पूरी चीजें। तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो होता है वो एक प्रकार से रिवीजन होता है कि पूरे साल भर जो आपने पढ़ा है, जो स्कीम पढ़ी है, जो सरकार की इनिशिएटिव न्यूज में देखे हैं, कवर किए हैं, ये रिवीजन है और इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो भारत सरकार ने अच्छा काम किया, ऐसा जो है वो बताया गया है। और विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि और निरंतर दीर्घकालिक विस्तार, मतलब कि सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन के लिए आपूर्ति पक्ष सुधार शामिल थे। मतलब कि सप्लाई साइड रिफॉर्म्स जो है वो सरकार ने किए। सप्लाई साइड रिफॉर्म इसलिए किए क्योंकि सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार अगर सप्लाई रुक गई, याद करो सरकार वेरियस इनिशिएटिव लेकर आई। जैसे ही हम लोग को कोविड-19 के बाद पता लगा कि हमारे हेल्थ सेक्टर की 12 बजी बड़ी है, सरकार ने हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए वेरियस कदम उठाए। सेकेंडली हम लोग को पता लग गया कि कौन से एरियाज में हम चाइना के ऊपर या दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस एरिया पे हमने काम करना जो है वो शुरू कर दिया कि कल को ये सब फिर से मतलब ग्लोबल लेवल पर अगर सप्लाई चेन ब्लॉक हो जाती है तो हमारे यहाँ बड़ा नुकसान हो सकता है, हमारे यहाँ इकोनॉमी जो है वो ठप पड़ सकती है। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए हम खुद ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, है कि नहीं। तो ये चीज, इसके अलावा एजाइल फ्रेमवर्क पर फोकस किया। एजाइल फ्रेमवर्क जो कि एजाइल इसकी थीम भी हम लोग को देखने को मिल रही है 2021 और 22 के इकोनॉमिक सर्वे भी लेटेस्ट जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। एजाइल क्यों? क्योंकि सरकार ने जो है वो बहुत फुर्ती से काम किया, मतलब ऐसा जो है बताया जा रहा है, राइट, कि सरकार ने फुर्ती से काम किया। देखो देयर आर क्रिटिसिज्म्स आल्सो, राइट, इसकी आलोचनाएं भी बहुत होती हैं। कई केसेस में आपने देखा कि लोग बाग जो है वो लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे, उन तक खाना नहीं पहुंचा, वो अपने घर तक बेचारे पैदल चल के उनको जाना पड़ रहा था। तो कई बार क्रिटिसिज्म भी सामने आते हैं कि किस प्रकार से सरकार के खिलाफ जो है वो कुछ चीजें भी हमें देखने को मिली, काफी बुरे कदम भी, मतलब कि सरकार ने जो है वो गलत डिसीजन भी जो है वो कई बार जो है वो लिए, राइट। बट द पॉइंट इज कि अभी हम इकोनॉमिक सर्वे की पर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, अभी क्रिटिसिज्म पर डिस्कस नहीं कर रहे। जब क्रिटिसिज्म से रिलेटेड टॉपिक आएगा कोई तो वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट, राइट। नहीं तो फिर आप बोलोगे सर आप तो अच्छा ही बोल रहे हो। मैं अच्छा ही नहीं बोल रहा, मैं बता रहा हूं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या मेंशन है। मेरा जो काम है वो ये है कि जो भी सोर्स आती है न्यूज की, उसको आपके सामने जो है वो इस तरीके से रखना कि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिख पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, कहां पर फैक्ट्स डालने, कहां पर अंडरस्टैंडिंग लिखनी है, मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके पॉइंट्स लिखने। तो मेरा काम है वो चीज आपको डिलीवर करना, राइट। बाकी यहां पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर तो यही बताया गया है कि सरकार जो है वो हर तरीके से जो भी चुनौती है उससे निपटने के लिए
एजाइल क्या होता है? फुर्तीला होता है, राइट? फुर्तीला कि हम तेजी से जो है वो काम कर रहे हैं, फुर्ती से जो है वो काम कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और कोई भी चैलेंज आता है तो हम फुर्ती से, जैसे होता है ना कि एक फुर्तीला व्यक्ति, मतलब कि ये तो बहुत फुर्तीला है, मतलब कि वो तुरंत जैसे आप उस पर अटैक करोगे तुरंत जो है वो हट जाएगा, साइड हो जाएगा, राइट? कि आपने उसको उसके ऊपर कोई व्यक्ति के ऊपर कुछ फेंक के मारा, राइट? वो एकदम से जो है वो साइड हो गया, आपका अटैक जो है वो छूट गया, मतलब मिस हो गया। तो ये क्या है? फुर्तीला। कि कोई भी चुनौती आएगी हम इतने फुर्तीले बन रहे हैं कि उस चुनौती से जो है वो हम या तो निपट जाएंगे या फिर उस चुनौती को साइड से निकलने देंगे और हम जो है वो अपने नेक्स्ट पाथ पर जो है वो फोकस करेंगे। तो ये इस प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे के अंदर चीजें डालने की कोशिश की गई। ठीक है। 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पर काम किया इकोनॉमी को सुधारने के लिए, 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पर। तो ये कुछ चीजें थी जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। और बाकी फिस्कल डेवलपमेंट्स की बात करें, राजकोषीय विकास की बात करें, तो रेवेन्यू रिसीट जो है, मतलब सरकार के पास जो पैसा जो आया है, तो वो भी इंक्रीज हुआ है 67.2% से, अगेंस्ट एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ 9.6%। जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी 9.6% की, उसके मुकाबले 67.2% का रेवेन्यू जो है वो सरकार ने जनरेट किया है। अब यहां पर चीजें डिटेल में नहीं लिखी हैं, बट मैं आपको क्लियर कर दूं, काफी सारे लोगों को लगेगा और वायर सरकार के पास तो इतना रेवेन्यू आ गया। गाइस देखो, बहुत सारी चीजें ऑन पेपर होती है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, राइट? अब थोड़ी सी मैं इस पर क्रिटिसिज्म जो है डालने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी डेवलप हो जाए। क्योंकि यहां पर लोग कंफ्यूज होंगे कि यार इतना ज्यादा, क्योंकि रेवेन्यू रिसीट क्या है? जो सरकार का पैसा आया, इनकम जो जनरेट करी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अप्रैल से लेकर नवंबर 2021 तक, तो उसमें बताया 67.2% की ग्रोथ हो गई। अब बहुत ध्यान सुनना, सरकार ने काफी सारी अपनी कंपनी बेची है, तो कंपनी को बेच के भी जो पैसा आता है ना, डिसइन्वेस्टमेंट करके, तो वो भी सरकार की रेवेन्यू ही होती है, वो भी सरकार की इनकम होती है। बट डिसइन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी सही वो नहीं होता, कदम नहीं होता। क्यों सही कदम नहीं होता? आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आपका एक बिल्डिंग है, आपकी एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से मैं मानता हूं कि ये मान के चलिए कि 50,000 रुपए हर महीने रेंट आ रहा है। आपकी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से 50,000 रुपए हर महीने रेंट आ रहा है, राइट? और आपने इस बिल्डिंग को जो है वो 50 लाख रुपए में बेच दिया, तो वन टाइम तो आपके पास पैसा आ गया, बट आपकी जो रनिंग जो इनकम है वो तो खत्म हो गई ना। एंड रनिंग इनकम कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो जिसको बोलते हैं ना कि हम लोग कि रेगुलर बेसिस पर जो इनकम आती रहती है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। वो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम है, वो आपको हमेशा, क्योंकि आपका एसेट तो आपका एसेट ही है, उसकी वैल्यू आज 50 लाख की है, कल 60 लाख हो जाएगी आपकी बिल्डिंग की वैल्यू, है ना? बट जो आपके पास 50,000 रुपए जो रेंट आ रहा है वो भी आगे चल के जो है वो बढ़ेगा, बट आपकी वैल्यू तो वही की वही, मतलब इंक्रीज भी होगी। मतलब आपके पास दोनों, आप विन विन सिचुएशन पे हो। अगर आप किसी एसेट पर काम करते हो, विन विन सिचुएशन पर हो, बट किसी एसेट को बेचना इज नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि यार वो एसेट काम ही नहीं कर रहा, उससे अगर 50,000 रुपए इनकम नहीं आ रही, तो उस पर फोकस करो कि क्यों नहीं आ रही, राइट? क्योंकि अगर आप बेचोगे तो दूसरा व्यक्ति तो उसको खरीद रहा है ना, आपको दूसरा व्यक्ति 50 लाख रुपए दे रहा है, मतलब कि दूसरा व्यक्ति रेडी है उससे इनकम जनरेट करने के लिए। दैट्स वाई, मतलब वो आपको आपको 50 लाख रुपए दे रहा है। तो आप, मतलब प्रॉब्लम कहां पर है कि आप जो है वो उस बिल्डिंग को रेवेन्यू जनरेट करने लायक नहीं बना पा रही, ये आपकी कमी है। मतलब गवर्नमेंट ने जो डिसइन्वेस्टमेंट किया है, अगर गवर्नमेंट चाहती तो उस पर एफिशिएंटली काम करके वो डिसइन्वेस्टमेंट होने ही नहीं देती, है ना? हमारे ऊपर ऑलरेडी इतना लोन का बर्डन है, राइट? एट प्रेजेंट, आप बात को समझो, एट प्रेजेंट हमारे ऊपर लोन का बर्डन है, और लोन को खत्म करने के लिए कभी भी किसी एसेट को कोलैप्स करना नहीं चाहिए। कभी भी किसी एसेट को लोन खत्म करने के लिए कोलैप्स नहीं करना चाहिए। रैदर देन दैट, कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए कि आपके पास जो है वो एक साइड इनकम जनरेट हो और आप उस लोन के इंटरेस्ट को चुकाते रहो। इवन इन द पर्सनल केस ऑल्सो, पर्सनल अफेयर्स, इंडिविजुअल बेसिस पर भी अगर मैं आपको बात करूं कि फॉर एग्जाम्पल काफी सारे लोग हैं जो काफी सारे प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, राइट? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में। तो अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलना है ना, तो यू हैव टू थिंक कि हम ऐसी क्या सर्विस या ऐसे क्या काम करें कि जिससे हमारी रेवेन्यू जनरेट हो और हमारा जो बिल्डअप एसेट है वो भी खत्म ना हो। कई बार बहुत बुरे बुरे डिसीजन के कारण लोग बाग का सब प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। ये पर्सनली मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे साथ ही पर्सनली इस प्रकार की जो है वो चीजें हुई हैं, राइट? बट अब जब उस चीज से बाहर जब निकले, डिसइन्वेस्टमेंट करके बाहर निकले, तब दिमाग में आता है कि नहीं यार, वी शुड हैव डन समथिंग इन पास्ट, कि जिससे कि हमारी प्रॉपर्टीज हमें बेचना नहीं पड़ती, कुछ ऐसी सर्विस कर लेते, कुछ ऐसा काम कर लेते। बट उस समय क्या था कि समझ में नहीं आया कि चलो ठीक है यार निकाल दो। बट राइट नाउ, क्योंकि उस समय मुझे भी कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बैठाकर बताने वाला नहीं था, बट आई एम हेयर फॉर यू गाइज, मैं हूं आपके लिए। अगर आपको
अगर पर्सनल लाइफ में अगर जैसे इस प्रकार की प्रॉब्लम आप फेस करते हो, करते होंगे बहुत सारे, या फिर आपके आसपास के लोग, आपके परिवार के लोग, उनको एक ही चीज समझाना कि अपनी प्रॉपर्टी मत बेचो अगर आप किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो तो। आप कुछ चीज पर काम करने पर विचार करो, फोकस करो, आप कोई और कंपनी स्टैब्लिश करने पर फोकस करो, या कुछ ऐसे छोटे से काम करने पर फोकस करो कि जिससे कि आपकी बैंक की लोन की जो इंटरेस्ट है, किस्तें हैं, वो टाइम पर जाती रहे। एक ऐसी साइड इनकम जनरेट कर दो कि वो इनकम, साइड इनकम जो होगी, वो आपके जो लोन है उसको फिनिश करे, और आपका जो प्राइमरी काम है उससे एटलीस्ट आपका घर बार जो है वो प्रॉपर तरीके से चल सके, यानी कि आपका खाना पीना, बेसिक नीड्स वगैरह। यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप लोग अपने खुद के पर्सनल प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाओगे तो डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? इन डे टू डे, मतलब जैसे मेरी डे टू डे लाइफ में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स मुझसे कि सर हमारी ये प्रॉब्लम हो गई, हमारी वो प्रॉब्लम हो गई। इट इज गुड दैट यू आर डिस्कसिंग विद मी, बट जो मैं आपको सोल्यूशन देता हूं वो इंप्लीमेंट भी किया करो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, जैसे आप कल को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप जो भी प्रॉब्लम फेस करेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस करेंगे। सो यू हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम विद दोज पीपल हु कैन गाइड यू इन बेटर वे। सिविल सर्विसेज एग्जाम में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको जो प्रॉब्लम्स जो होती है, जो भी वो प्रॉब्लम्स है वो फेस कर रहे होते हैं, वो अपने ही दोस्तों के साथ, या मतलब ऐसे लोगों के साथ कि जिनको खुद ही को नॉलेज नहीं है उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, तो उनके साथ डिस्कस करते हैं। हमेशा मेरी बात ध्यान में रखना, अगर आपको आगे बढ़ना है, ऊपर निकलना है, तो चूज द बेस्ट पर्सन विथ यू। बेस्ट पर्सन, आपके आसपास जो भी बेस्ट है उनको चूज करो, उनके साथ लगकर अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो, काम करो। आई हैव सीन मैनी मैनी स्टूडेंट्स कि जो कि बर्बाद होते हैं, कुछ साल अपने वेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि किनके अंडर उनको जो है वो काम करना है। जैसे मैं अपने पर्सनल केस की बात करूं, मेरे पास काफी सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि इनिशियली दे डिडंट ट्रस्टेड मी, बाद में उनको समझ में आया कि नहीं यार सर आप सही कह रहे थे, राइट, कि हमें जो है उस चीज पर काम करना चाहिए। तो देखो यार, मेरा काम है बताने का, आपका काम है कि आपको किस तरीके से जो है वो काम करना चलना है। इट इज ऑल अप टू यू, क्योंकि मैं एज अ मेंटर, मैं एज अ गाइड तो आपको ट्रेन करूंगा, बताता रहूंगा, जिसको लेना है लो, जिसको नहीं लेना है इट्स ओके, राइट। बट एक चीज ध्यान में रखना, जैसे कि राजा महाराजा को याद करो, पुराने टाइम में राजा महाराजा अपने बच्चों को बेस्ट टीचर्स के पास भेजते थे, बेस्ट प्रोफेशनल्स के पास भेजते थे ट्रेन करने के लिए, बिकॉज द बेस्ट विल ट्रेन यू बेस्ट अमंग अमंग अदर्स। बेस्ट विल ट्रेन यू बेस्ट अमंग अदर्स। बेस्ट जो प्रोफेशनल होगा वो आपको बेस्ट ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराएगा, जो ट्रेनिंग आपको कोई और ना प्रोवाइड कराए। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सबसे, मतलब जैसे मेरे पास ही आओ, किसी के पास भी जाओ, मैं तो इवन अपने खुद कई बार स्टूडेंट्स को जो है वो वेरियस इंस्टीट्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि यार चले जाओ उस पर, अगर आपको बाहर जाके पढ़ना है तो डोंट चूज दिस इंस्टीट्यूट, चूज दैट। बिकॉज मैं बहुत अपने जो जो मेरा जो प्रोफेशनल, देखो ऑब्वियस ही बात है कि मैं एज अ टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन जो है वो टीचिंग है, राइट, इसी से मेरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट होती है, बात ध्यान से समझना। बट एक क्या होता है कि आप अपनी इनकम के कारण दूसरों को जो है वो नुकसान मत करो, आप अपनी इनकम के कारण दूसरों को नुकसान मत करो, क्योंकि ऊपर वाला सबका हिसाब जो है वो कर देता है। जैसे मेरे पास कोई आते हैं स्टूडेंट ऑप्शनल के लिए जो है वो पूछने के लिए, मैं साफ साफ बोलता हूँ कि यार अगर आपको ऑप्शनल के बारे में पूछना है तो किसी ऑप्शनल एक्सपर्ट से पूछो। आपको जीएस से रिलेटेड क्वेरीज है कुछ, मेरे पास आओ। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेरी है, मेरे पास आओ। गेटिंग माई पॉइंट? तो द थिंग इज कि कभी भी, और आप भी अपने पर्सनल केस में कभी भी किसी को गलत एडवाइस मत दो, बिकॉज अगर वो व्यक्ति जिसको आपने गलत एडवाइस दी है आगे चल के अगर उसका नुकसान होता है ना, वो आपको कोसेगा। मैं इसलिए नहीं देता, मेरे पास नहीं है इन्फॉर्मेशन, मैं मना कर देता हूँ, मैंने कहा यार नहीं है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। उनको बता देता हूँ कि इस पे एक बार जाकर ट्राई कर लो, अगर वहां पे अगर आप सेटिस्फाइड हो तो वहां पर ज्वाइन करो। द थिंग इज, आप अपने पास उन लोगों को रखो जो कि आपसे फेयर है, आपके प्रति फेयर है, आपके प्रति अच्छे हैं और सबसे बेस्ट है, उन लोग को रखो अपने साथ। चलो एनीवेज, आगे की बात करते हैं, बहुत बात हो गई। तो सरकार का जो ये रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है ना, इट इज नॉट बिकॉज कि सरकार ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव किए, इट इज मेनली बिकॉज की वेरियस डिसइन्वेस्टमेंट्स आर देयर। बहुत सारे डिसइन्वेस्टमेंट थे जिसके कारण ये रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ, राइट। कभी कभी ऐसी बात कर देता हूं यार मैं, तो अगर आप लोग को नहीं सुननी रहती तो आप उसको फॉरवर्ड जो है वो कर दिया करो, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु वांट माय सपोर्ट, राइट। तो अगर नहीं सुननी रहती तो बटन आपके पास है, फॉरवर्ड कर दिया करो। नेक्स्ट, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू।
ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 50% से ज्यादा की ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड की गई, राइट, अप्रैल टू नवंबर 2021 में। और ये परफॉर्मेंस जो था वो स्ट्रांग था एज कंपेयर टू प्री पेंडेमिक लेवल, यानी कि पेंडेमिक से पहले जो इकोनॉमिक स्टेटस था, अब हम उस कंडीशन में आ गए कि उस इकोनॉमिक स्टेटस से, पेंडेमिक के पहले वाले इकोनॉमिक स्टेटस से ग्रो करने लगे। फिर अप्रैल टू नवंबर 2021 में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था उसमें भी ग्रोथ हम लोग को 13.5% की देखने को मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव सेक्टर पर हमने मेनली फोकस किया है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत और वेरियस इनिशिएटिव के तहत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। सस्टेन्ड रेवेन्यू कलेक्शन और टारगेटेड एक्सपेंडिचर पॉलिसी हैज कंटेन्ड द फिस्कल डेफिसिट फॉर अप्रैल टू नवंबर 2021 एट 46.2%। तो हमने एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू कलेक्शन के पर्पस के लिए और जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है उसको हमने बहुत ध्यान से ऐसे सेक्टर पर, ऐसे एरिया पर जो है वो बैठाया है, ऐसे एरिया पर टारगेट किया है जिस एरिया पर हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। और स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा तो बहुत लगता है, नो डाउट। कितना है, 111 लाख करोड़ रुपए की एक इनिशिएटिव सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें देखने को मिली। गति शक्ति इनिशिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें देखने को मिल रही है, राइट, याद आ रही है पूरी बातें। तो ये सब जो इनिशिएटिव है सरकार ने जो लेकर आई है, ये बहुत ऐसे इनिशिएटिव है कि जिसमें बहुत पैसा लगता है। तो नो डाउट फिजिकल तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट यस इसको अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो उस पर रिटर्न भी काफी अच्छा जो है वो आएगा। एंड हमारी बोरोइंग्स भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्जा है, डेट है, वो भी बढ़ गया है। 2019 और 2020 में 49.1% था हमारी जीडीपी का, और 2020 और 2021 में 59.3% हमारी जीडीपी का हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा हमारा जो है वो लोन जो है वो बढ़ गया। बट बाकी बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि ये लोन में जो है वो कमी आएगी, राइट, मतलब हम जो है वो लोन को जल्दी जल्दी चुकाएंगे और कमी करेंगे, मतलब डेट जो है वो हमारा कम होगा, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन बता रहा है। बट बहुत लोन ले रखा है हम लोगों ने। एंड एक्सटर्नल सेक्टर्स की बात करेंगे तो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ये भी बहुत तेजी से जोरदार इसमें उछाल हम लोग को देखने को मिला है, और ये प्री कोविड लेवल इसने क्रॉस जो है वो कर दिया है। मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेक्टर ने, मतलब उस पर भी हम लोग का अच्छा अब वो बनना शुरू हुई, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी जो है वो ओपन हो चुकी है ना। और इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, हायर बैंकिंग कैपिटल्स, एडिशनल स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेशन, तो ये सब जो है वो कंटिन्यूअस हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब कि फॉरेन कंट्री से जो हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, राइट, जो ट्रेड हो रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिल रही है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द फिगर, बस ये ध्यान रखो कि ये बढ़ रहा है लगातार, क्योंकि इंडिया आज की डेट में एक सेंटर पॉइंट है पूरे दुनिया भर के लिए इन्वेस्टमेंट करने का। और हम लोगों ने भी काफी सारे इनिशिएटिव ऐसे लिए, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप किए, जिसका बेनिफिट कहीं ना कहीं हम लोग को मिल रहा है। देखिए आप कितने सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को एक इमर्जिंग नेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, जैसे कि पहले नहीं होता था, राइट। और इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है वो ऑब्वियसली बात है, लोन जो है वो हमारा बढ़ चुका है। एट द एंड ऑफ सितंबर 2021 539.1 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा लोन जो है वो इंक्रीज हो गया है। इससे पहले 556.8 बिलियन यूएस डॉलर पर लोन हुआ करता था। और ये एसडीआर एलोकेशन जो आईएमएफ का है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एसडीआर एलोकेशन जो है वो उसका एडिशन भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि दूसरी कंट्री ने हम लोग के एसडीआर के बिहाफ में हमें लोन दिया है, राइट। और फिर हायर कमर्शियल बोरोइंग्स भी हम लोग को देखने को मिल रही है, बहुत भारी मात्रा में हमने बोरो किया है, उधार लिया है अलग अलग कंट्री से। अलग अलग कंट्री ने हम लोग को लोन के माध्यम से और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने हमें लोन के माध्यम से जो है वो हमें सपोर्ट किया था। एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है 600 बिलियन यूएस डॉलर क्रॉस कर गया है फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 एंड 2022, एंड ये 633.6 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो 31 दिसंबर 2021 तक हो गया था। एंड एंड ऑफ नवंबर 2021 इंडिया जो थी वो फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व हम लोग को देखने को मिली थी, यानी कि 2021 नवंबर तक हम चौथे नंबर पर थे फॉरेक्स रिजर्व के मामले में, आफ्टर चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, भारी मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हमारे पास है। अब देखो ये सब जो टर्म्स है इकोनॉमिक्स के, फॉरेक्स रिजर्व, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एसडीआर जो है, राइट, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है ये, इसके बारे में पढ़िए, क्योंकि यही सब चीजें आपसे एग्जाम में जो है वो पूछी जाएंगी। एंड मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, मॉनेटरी मैनेजमेंट की किस प्रकार से हम लोगों ने अपने जो पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो जो है उसको किस प्रकार से जो है वो मैनेज किया, किस प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा रहा। तो सिस्टम के अंदर
हमारा यानी कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी जो है वो सरप्लस पर है, यानी कि हमने पैसा जो है वो मार्केट पे बहाया हुआ है। वो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी पॉलिसी थी ही कि हमें जो है वो मार्केट के अंदर पैसा रखना है, हार्ड कैश लोगों के हाथ में रखना है, जिससे कि वो स्पेंड कर सकें, खर्च कर सकें, एक्सपेंडिचर कर सकें, राइट। क्योंकि एक्सपेंडिचर ही एक ऐसी चीज होती है कि जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। एक्सपेंडिचर मतलब कि कंजम्पशन, कि लोग खरीदते हैं तो लोग पैसा खर्च करते हैं। तो दिस इज मेन थिंग कि जो किसी भी इकोनॉमी को जो है वो बढ़ाती है। एंड रेपो रेट 4% पर ही है, और आरबीआई ने वेरियस मेजर्स लिए, वेरियस कदम उठाए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, की जिससे कि लिक्विडिटी मार्केट में बरकरार रहे, लोगों के पास पैसा रहे मार्केट में, राइट। और वाणिज्यिक वाणिज्यिक बैंकिंग यानी कि कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम जो है, वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली जो है, इसने महामारी के आर्थिक झटके को अच्छी तरह से झेला है। वर्ष 2021 और 2022 में बैंक ऋण वृद्धि धीरे धीरे तेज हो गई। अप्रैल 2021 में 5.3% से बढ़कर 31 दिसंबर 2021 को 9.2% जो है वो हो गई। 9.2% हम लोग को बैंक क्रेडिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रहा है, साल दर साल, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, राइट। बैंक क्रेडिट ग्रोथ की बैंक से लोन जो है वो बहुत ज्यादा जा रहा है। अब देखो, अब आप सोचोगे कि अरे यार बैंक से लोन इतना ज्यादा जा रहा है तो एनपीए की प्रॉब्लम भी है। यस, एनपीए की प्रॉब्लम भी आपको हाईलाइट करना है, और इससे निपटने के लिए भी सरकार वेरियस इनिशिएटिव्स अनाउंस किया है सरकार ने, राइट, एनपीए की प्रॉब्लम से निपटने के लिए। NARCL, राइट, CL लिमिटेड, एक नेशनल लेवल पर एक कंपनी बनाने की बात की गई है। किस चीज के लिए? दिवालियापन की प्रॉब्लम से निपटने के लिए, राइट। जो जो प्रॉब्लम्स हम लोग को इंसॉल्वेंसी की देखने को मिलती है, एनपीए वगैरह की प्रॉब्लम, इससे निपटने के लिए सरकार ने एक कंपनी बनाने की भी घोषणा करी है। याद करो, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया इस चीज के बारे में। एंड सेकेंडली, आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि बैंक जो अगर लोन ज्यादा मात्रा में दे रही है तो इसका मतलब यह है कि काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बैंक से लोन ले रही है, काफी सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बैंक से लोन ले रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज होती है। क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट, और कैपिटल के लिए लोग बैंक की तरफ देखते हैं, राइट, पैसे के लिए, या फिर और भी दूसरे ऑप्शन हैं, राइट, जैसे कि शेयर्स रिलीज करते हैं ना। बट प्राइमरी की अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो लोग लोन के लिए बैंक की तरफ देखते हैं। अब एक कंपनी अगर बैंक से लोन उठाएगी तो ऑब्वियस बात है कि वो कंपनी चलेगी, और वो कंपनी अगर चलेगी तो वो काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी, और इससे इकोनॉमी हमारी ग्रोथ करेगी, रन करेगी, है ना। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखना है। तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ रेट भी जो है वो बढ़ा है, ये जो कि काफी अच्छी बात है। एंड ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का है, उसमें गिरावट आई है। मतलब बैंक के लोन इंक्रीज हो रहे हैं बट एनपीए में गिरावट आई है, मतलब कि लोग बाग जो है वो पैसा लौटा रहे हैं, राइट, मतलब कि बैंक सिस्टम पर वापस पैसा जो है वो रिटर्न आ रहा है। एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो जो है उसमें गिरावट हम लोग को 6% से 2.2% की देखने को मिली है। दैट इज गुड। बट ये सब चीजें याद मत रखो, बस ये ध्यान में रखो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में गिरावट आई है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, ये इंक्रीज हुआ है, राइट। मतलब कि जितना आप लोन दे रहे हो तो उस लोन के एवज में जो प्रॉपर्टी, जो एसेट जो है वो रखा जाता है, उसकी कीमत कम है। अब ये हमने इसलिए भी किया है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोन जो है वो रिलीज किया जा सके एमएसएमईज को, वेरियस बिजनेसेस को, राइट। एंड रिटर्न जो एसेट्स पर है और रिटर्न जो इक्विटी पर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो ये भी पॉजिटिव आई है। मतलब कि हमारे जो सरकारी बैंक्स हैं वो भी काफी अच्छे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो ये आंकड़े कुछ जो है वो सामने आए, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब गाइस, प्राइजेस और इन्फ्लेशन की बात हो रही है, कीमतें और मुद्रा फीसदी की जो है वो बात हो रही है। तो एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इन्फ्लेशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये 5.2% हमें 2021 और 22 में देखने को मिला, 6.6% से, जो कि 2020 और 2021 में था। मतलब कि इन्फ्लेशन, महंगाई में गिरावट जो है वो आई है। और ये जो गिरावट हम लोग को रिटेल इन्फ्लेशन में देखने को मिली है, ये इसलिए हुई है क्योंकि फूड का, खाने की जो कीमतें हम लोग को देखने को मिलती, खाद्य मुद्रा फीसदी जो है उसमें कमी आई है, राइट। फूड इन्फ्लेशन में कमी आई, और फूड इन्फ्लेशन जो है, खाद्य मुद्रा फीसदी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, वो ऑन एन एवरेज एज लो एज 2.9% हम लोग को 2021 और 2022 में देखने को मिली, और जो 9.1% थी उसी पीरियड में लास्ट ईयर, यानी कि 2020 और 2021 में 9.1% फूड इन्फ्लेशन था, राइट। अब वो इस पर्पस के लिए था कि सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन था, भाई सप्लाई नहीं हो पाएगा तो महंगाई तो होगी ना, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई नहीं है, महंगाई तो होगी, तो वो गिरावट हुई है, राइट। तो ये चीज। और इफेक्टिव सप्लाई मैनेजमेंट साइड जो है, अगर हम बात करें, यानी कि सप्लाई मैनेजमेंट साइड की, आपूर्ति पक्ष प्रबंधन की,
तो इसमें जो प्राइसेस जो है ज्यादातर एसेंशियल कमोडिटीज के ये अंडर कंट्रोल बताए गए हैं 2021 और 2022 में, अंडर कंट्रोल, अब कंट्रोल में जो है वो आ चुके हैं। एंड प्रोएक्टिव मेजर जो है वो लिए गए हैं, सक्रिय कदम जो है वो उठाए गए हैं, राइट, कि जैसे जैसे एडिबल ऑयल्स और पल्सेस जो हम लोग को देखने को मिलती है, दाल और खाद्य तेल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनकी जो कीमतों में वृद्धि जो हो रही थी, राइट, प्राइसेस जो इनके बढ़ रहे थे, तेल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, मतलब खाने के तेल की बात कर रहा हूं मैं, इनके प्राइसेस बढ़ रहे थे, दाल के प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो इनकी जो कीमतें जो बढ़ रही थी, तो सरकार ने अच्छे कदम उठाए जिसके कारण से इनकी कीमतों में भी गिरावट जो है वो आई है। एंड होलसेल इन्फ्लेशन की बात करें गाइस, तो होलसेल इन्फ्लेशन जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर आधारित है, ये 12.5% की ग्रोथ से जो है वो बढ़ा है। और ये ग्रोथ जो है वो किस कारण हुई है, तो पिछले साल का बेस जो था वो लो था, काफी कम था, क्योंकि पिछले साल हम लोग को देखने को मिल रहा था कि ज्यादा वो हो नहीं पा रहा था, क्या बोलते हैं कि सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रही थी, राइट, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, तो उसके कंपैरिजन में अभी जो है प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, तो ये ग्रोथ हो गई इनकी। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में पिकअप हुआ, तो इस कारण हम लोग को ये ग्रोथ देखने को मिली है, राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा से रिवाइव हुई, राइट, और शार्प इंक्रीज हम लोग को इंटरनेशनल प्राइसेस में भी देखने को मिला, क्रूड ऑयल के और दूसरे इंपोर्टेड इनपुट्स के, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के, तो जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी इंक्रीज हो गए, प्राइस जो है वो उसमें इंक्रीज हो गए। और शिपिंग कॉस्ट जो है, यानी कि फ्रेट कॉस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, माल ढुलाई जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी जो लागत लगती है, प्राइस जो लगता है, वो भी जो है वो बढ़ गया था, राइट। तो ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिले। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको बेसिक सी जानकारी होनी चाहिए गाइस। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, महंगाई दर की बात करें, तो इनके बीच में एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस गैप हम लोग को देखने को मिला है 9.6% पॉइंट्स का। और इस साल जो है वो बताया जा रहा है कि ये गैप जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कंजम्पशन भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में ज्यादातर वेटेज जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का हम लोग को देखने को मिलता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका मैन्युफैक्चरिंग होती है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ज्यादातर सर्विसेज वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, सर्विसेज और डेली बेसिक नीड्स, डे टू डे लाइफ की जो नीड्स होती है, उनके प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, मेनली मैक्सिमम फूड वाले प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वेटेज की अगर हम बात करें, तो वो एक अलग इकोनॉमिक्स का वो है, क्योंकि ये जो टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे को बेसिकली अपन डिस्कस कर रहे हैं, राइट, इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी ये सब जो चीजें हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इट इज योर जॉब कि ये सब चीजें जो है आप पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये जनरल स्टडीज के अंदर ये पूरे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, राइट, बेसिक स्टैटिक जो है वो आपके यहां से डेवलप होने चाहिए जनरल स्टडी से, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें अगर डेवलप्ड है आपकी, तो ऑब्वियस ही बात है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, एक बार कंसेप्ट क्लियर है, एक बार बेसिक्स क्लियर है, तो जस्ट यू नीड टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, राइट, आपको सिर्फ बस रिवाइज करना है। तो ये जो गैप आया है, मैं आपको समझाता हूं ये गैप किस वजह से आया है, क्योंकि देखो, होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम लोग को जो है वो गैप और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बीच में ह्यूज गैप जो है वो क्यों देखने को मिला। एक तो कंज्यूमर जो है वो स्पेंड नहीं कर रहे थे, खर्चा नहीं कर रहे थे, कहां से करेंगे, लोगों की जॉब्स वगैरह जो है वो चली गई थी, राइट, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को देखने को मिला कि इसमें ये अगर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज नहीं कर रहे तो प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो थी, लॉकडाउन के कारण जो है वो बंद हो गई थी, राइट, तो वो सप्लाई जो है वो नहीं कर पा रही थी, तो उनका प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया था। अब डिमांड साइड जो है वो ज्यादा है, प्रोडक्शन जो है वो कम है, इवन कई केसेस में हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, काफी सारे लोगों ने महंगे प्रोडक्ट्स जो है वो खरीदना जो है वो बंद कर दिए थे, गाड़ी वगैरह, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसमें बहुत मेजर लॉस हम लोग को देखने को मिला था, रिकॉर्ड किया गया था। तो अब क्या हो रहा है, अब ये धीरे धीरे करके ये जो डाइवर्जेंस है, यानी कि ये जो गैप है, ये धीरे धीरे करके कम हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमी, और गैप तो होना नेचुरल रहता है, क्योंकि गैप आपको मिलेगा ही मिलेगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बीच में गैप रहेगा ही रहेगा हमेशा, राइट। उसकी वजह है कि दोनों जो इंडेक्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज पर ज्यादा वेटेज देते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फूड और जो सर्विसेज वगैरह जो होती है उनको ज्यादा वेटेज देता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को ज्यादा वेटेज देता है, राइट, तो वो अलग अलग चीज हम लोग को इसमें देखने को मिलती है। बट अभी जो ये डाइवर्जेंस, ये गैप जो हम लोग को देखने को मिला है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि बेस इफेक्ट में वेरिएशन है, दोनों के बेस इफेक्ट में होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस करता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो शट डाउन हो गई थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो बेसिक कंजम्पशन नीड्स पर जो है वो फोकस करता है, और ये भी हैम्पर हुई थी, फूड वगैरह के प्राइसेस कितने ज्यादा जो है वो बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिलता, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रहा था, राइट। और दोनों ही इंडेसेस के स्कोप और कवरेज जो थे वो अलग अलग हम लोग को देखने को मिलते हैं, प्राइस कलेक्शन जो है वो अलग अलग है, आइटम्स जो कवर्ड किए जाते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 600 के आसपास जो है वो प्रोडक्ट्स रखता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अराउंड 400 450 के आसपास प्रोडक्ट जो है वो रखता है, राइट। और तो ये भी एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है, आइटम कवरेज के मामले में भी ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए इनके बीच में गैप हम लोग को देखने को मिलता है। कमोडिटी का वेट्स भी अलग अलग है, जैसे मैंने आपको बताया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसमें ज्यादातर वेटेज मैन्युफैक्चरिंग को दिया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे ज्यादातर वेटेज फूड एंड सर्विसेज को दिया जाता है,
राइट। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो और भी ज्यादा सेंसिटिव है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए, राइट, क्योंकि इंपोर्टेड यूनिट्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग चीज है। अब मैन्युफैक्चरिंग में कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से आता है, और अभी कोविड 19 के कारण जो है वो सप्लाई जो है वो बंद हो गया था। तो ये सब चीजें इस प्रकार से हाईलाइट की गई, जिसमें बताया गया कि ये गैप हम लोग को दोनों के बीच में देखने को मिला, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए, और हालांकि ये गैप जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड के अंदर बताया जा रहा है कि इंप्रूव हुआ है। 66 हम लोग को देखने को मिला है 2020 और 21 में। 2019 और 20 में ये 60 था, और 2018 और 19 में ये 57 था। तो 57 से 60 हुआ और 60 से 66 हुआ। मतलब कि हम जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें लगातार जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और फ्रंट रनर्स की अगर हम बात करें तो हमारे 22 स्टेट फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गए, 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। मतलब कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो है वो अपना ह्यूज कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो 64 डिस्ट्रिक्ट्स हम लोग को फ्रंट रनर्स की कैटेगरी में देखने को मिल रही है, और 39 डिस्ट्रिक्ट जो है वो परफॉर्मर्स की कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल रही है नीति आयोग के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021-2022 के अकॉर्डिंग। मतलब कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इनको 2030 तक हमें अचीव करना है। ऐसे टोटल 17 मेन गोल्स हैं, जिनमें से हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो ह्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। एंड फॉरेस्ट एरिया की बात करें गाइस तो फॉरेस्ट एरिया में पूरे दुनिया भर में इंडिया जो है वो 10वें नंबर पर आ रही है लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया के मामले में, कि पूरे दुनिया भर में 10th नंबर पर हम हैं फॉरेस्ट एरिया के मामले में, और पूरे दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है जहां पर हम लोग का फॉरेस्ट एरिया में ग्रोथ हुई है, इंक्रीज हुई है 2020 में। और 2020 में फॉरेस्ट कवर्ड 24% हम लोग को इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का देखने को मिला है, यानी कि टोटल इंडिया का जो एरिया है उसका 24% एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंडर जाता है। और पूरे दुनिया भर के फॉरेस्ट एरिया में हम 2% की कैटेगरी में हम आते हैं फॉरेस्ट के मामले में, 2% की कैटेगरी में। और पूरे दुनिया भर में फॉरेस्ट के मामले में 10वें नंबर पर है, और फॉरेस्ट एरिया की ग्रोथ के मामले में तीसरे नंबर पर है। तो ये कुछ फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एनवायरमेंट से रिलेटेड, जो आपको ध्यान में रखना है। पॉल्यूशन की बात करेंगे तो 2021 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 हमें देखने को मिला था, जिसको नोटिफाई किया गया था, जिसका मेन एम ये था कि हम 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो हटा देंगे, खत्म कर देंगे, कि 2022 तक हमारे पास सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो नहीं होगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और ड्राफ्ट रेगुलेशंस भी सामने आए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर, कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद करो एमआरएफ टायर्स के लिए हमने इस टॉपिक को डिटेल में जो है वो डिस्कस किया था पहले, राइट। कि जो एमआरएफ जो कंपनी है जो टायर्स बनाती है, तो जब टायर खराब हो जाते हैं तो अब ये कंपनी ही जो है वो टायर वापस जो है वो लेगी, राइट, मार्केट से जो है वो वापस उठाएगी। मतलब कि जो उसने मार्केट पे कचरा किया है, प्रोडक्शन किया है, तो उसको वापस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की होगी। तो ऐसे ही प्लास्टिक के मामले में भी, कि जो भी प्लास्टिक को प्रोड्यूस करती है जो कंपनी, तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो प्लास्टिक को वापस यूज होने के बाद रिसाइकल के लिए वापस कलेक्ट करे। तो कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोड्यूसर की होगी। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा गंगा नदी की बात करेंगे, इस गंगा नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हम लोग को देखने को मिलती है, सहायक नदी जो हमें देखने को मिलती है, तो इनके आसपास जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो हमने इन इंडस्ट्रीज के ऊपर स्ट्रिक्ट नियम जो है वो इम्पोज किए थे, कड़े कानून जो है वो लगाए थे, या स्ट्रिंजेंट अगर हम बोलें कि सख्ती से इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई हमने जो है वो करी थी, जिसके कारणवश या जिसके रिजल्ट पर परिणाम स्वरूप हम लोग को देखने को मिल रहा है कि गंगा नदी में इंप्रूवमेंट हुआ है। 39% से 81% का इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, जो जैसे होता है ना कि इंडस्ट्रीज का गर्म पानी या कोई भी जो पानी हम लोग को देखने को मिलता है, एफ्लुएंट डिस्चार्ज जो होता है, पोल्यूटेंट्स वगैरह जो होते हैं, तो इसमें भी गिरावट जो है वो आई है। और ये इतना याद मत रखो कितनी गिरावट आई है, बस इन जनरल आप ध्यान में रखो कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, ये क्या करती है, अपने जो गर्म पानी वगैरह जो होती है वो पानी के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दी थी, या पोल्यूटेड वाटर बिना उसको वो किए, ट्रीट किए, उसको जो है वो डायरेक्टली नदी में बहा देती थी। तो इन सब चीजों में भी जो है वो कमी आई है। अब एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट की बात करें गाइस, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसके अंदर हम लोग को ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 2 सालों में, राइट। 18.8% का साइज हम लोग को 2021 और 2022 का देखने को मिला था ग्रॉस वैल्यू एडेड के मामले में, राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर 2020 और 2021 में 3.6% था, और 2021 और 2022 में 3.9% था। तो ह्यूज ग्रोथ हम लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर में, या और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टर में देखने को मिली है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी जो है उसका उपयोग किया जाएगा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, राइट। तो ये चीज भी जो है वो रिफ्लेक्ट की गई इसके अंदर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। नेट रिसीट जो है क्रॉप प्रोडक्शन से, मतलब कि जो पैसा जो कमाई क्रॉप प्रोडक्शन से जो है आती है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई, इंक्रीज हुआ
22.6% की इसके बारे में हमें लेटेस्ट सिचुएशन असेसमेंट सर्वे देखने को मिला, जैसे कंपेयर किया गया था 2014 की रिपोर्ट से। और जो एलाइड सेक्टर है जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन की अगर हम बात करें, डेयरिंग की बात करें, राइट, फिशरीज मत्स्य पालन की बात करें, तो ये एक ऐसे सेक्टर हैं जिनमें भी हम लोग को हाई ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है, राइट। और गवर्नमेंट जो है गाइस फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है, गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, इसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडीज जो है वो प्रोवाइड करा रही है, सपोर्ट कर रही है कि जितनी माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस हैं वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाए, उनका फॉर्मलाइजेशन हो जाए, राइट। तो फूड प्रोसेसिंग पर भी सरकार का इनिशिएटिव्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम रन करती है पूरे दुनिया भर में, और गवर्नमेंट इवन एक्सटेंड कर रही है फूड सिक्योरिटी नेटवर्क के कवरेज को वेरियस स्कीम्स के थ्रू, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कि लोगों को खाना भी मिले और लोग जो है वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो है वो आगे आए, स्पेशली एमएसएमई, राइट। तो इस पर जो है वो काम किया जा रहा है। और इवन जैसे कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि 2030 तक जीरो हंगर अचीव करना, कि कोई भी खाने के कारण जो है वो उसकी मृत्यु ना हो, या स्टारवेशन के कारण उसकी मृत्यु ना हो, या खाने बिना खाए कोई व्यक्ति जो है वो ना सोए, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसको पूरा करने के लिए इंडिया के कदम हम लोग को ये सब देखने को मिल रहा है। और इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आईआईपी का हमें देखने को मिल रहा है, इसमें भी ग्रोथ 7.4% की हुई है, साल दर साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिली है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडियन रेलवेज पर बढ़ाया गया, यानी कि हमने पैसे लगाए इंडियन रेलवेज पर 2020 और 21 में 1,55,181 1,55,181 करोड़ रुपीस जो है वो इंक्रीज, मतलब इतने लेवल पर हम आ गए हैं, राइट, कि इतना पैसा जो है वो इंडियन रेलवेज पर खर्च किया जा रहा है, राइट। पिछले साल के मुकाबले बताया जा रहा है कि 2014 के लेवल से 5 गुना ज्यादा इंडियन रेलवेज पर अब पैसा जो है वो इंक्रीज कर दिया गया, लगा दिया गया है। और रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में पर डे इंक्रीज भी हम लोग को 36.5 किलोमीटर पर डे के हिसाब से देखने को मिला, कि मतलब कि हर दिन 36.5 किलोमीटर की रोड जो है वो तैयार हो रही है, बन रही है, राइट। और नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो लार्ज कॉर्पोरेट्स का, बड़ी बड़ी कंपनीज का, वो भी जो है वो ऑल टाइम हाई 10.6% का देखने को मिला, यानी कि जो कंपनीज वगैरह जो है, राइट। तो आरबीआई की स्टडी के थ्रू ये चीज जो है वो पता लगी कि पैंडेमिक के दौरान भी कंपनीज की जो ग्रोथ है, लार्ज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की जो ग्रोथ है वो हम लोग को लगातार देखने को मिल रही है। उसमें इनिशियली बीच में गिरावट आई थी ड्यूरिंग 2020 एंड 2021, एंड बाद में 2021 और 2022 में ये चीज रिकवर हो गई। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया गया, राइट, फिजिकल एज वेल एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने पर जो है वो कदम उठाए गए। तो ये सब सरकार के इनिशिएटिव थे कि इकोनॉमी को रिकवर करने के। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड सर्विस सेक्टर की जो हमें देखने को मिल रही है प्री पैंडेमिक लेवल से क्रॉस कर गई है, मतलब कि अब पैंडेमिक का जो इफेक्ट था वो 2020 और 21 का हमें देखने को मिला था, और 2019 और 20 में जो इकोनॉमी स्लो डाउन पे थी ही, तो हम उस लेवल से जो है वो अब ऊपर उठ चुके हैं, ऐसा बताया जो है वो गया है, राइट। और जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इन सब एरियाज पे हालांकि हमें देखने को मिला है कि प्री पैंडेमिक लेवल से ये नीचे है, कम है, बट फिर भी ग्रोथ पर ही एक प्रकार से ये हमें देखने को मिल रहा है, और उम्मीद बताई जा रही है कि ये बहुत ही जल्दी ये भी सेक्टर रिकवर हो जाएगा। एंड ओवरऑल सर्विस सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड की अगर हम बात करें गाइस, तो इसमें ग्रोथ 2021 और 22 के लिए 8.2% की जो है वो बताई जा रही है। और सर्विस सेक्टर में एफडीआई से भी बहुत पैसा जो है वो रिसीव हुआ, राइट। और बताया जा रहा है कि आईटी बीपीएम सर्विस से रेवेन्यू जो है वो भी काफी ज्यादा जो है वो इंक्रीज हुआ, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों को जॉब भी जो है वो मिली। अब कितने आंकड़े हैं वो सब इस पर्टिकुलर चीज में, इस एरिया में याद रखने की जरूरत नहीं, आंकड़े बस कुछ कुछ चीजों में याद रखो, जैसे जीडीपी के आंकड़े आपको बस पता होने चाहिए, राइट। और जैसे आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए, बाकी ज्यादा आंकड़ों पर मत जाओ। आंकड़े कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं होते। और मेजर गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स है, जो सरकार सुधार लेकर आई है, जैसे सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि सरकार टेलीकॉम रेगुलेशन जो है वो आईटी बीपीओ सेक्टर में इसने हटा दिया सरकार ने, मतलब सरकार ने जो रेगुलेशन थे, जो सरकार जो नियम बनाती थी, मॉनिटर करती थी, रेगुलेट करती, करेगी अभी भी, बट जो सख्ती जो थी वो थोड़ी सी रिलैक्स की गई, राइट। और ओपन अप किया गया स्पेस सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, कि प्राइवेट प्लेयर्स भी स्पेस सेक्टर में जो है वो काम कर सकेंगे, सैटेलाइट्स बना सकेंगे, लॉन्च कर सकेंगे इसरो के साथ मिलकर। और इंडिया जो है वो तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बन गई पूरे दुनिया भर में, आफ्टर यूएसए एंड चाइना। स्टार्टअप्स भी हमारी कंट्री के अंदर इंक्रीज हुए, 14,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप हम लोग को 2021 और 2022 में देखने को मिले, एज कम्पेयर टू 2016 और 2017 में मात्र 733 ही स्टार्टअप्स थे।
और 44 इंडियन स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव कर लिया, यूनिकॉर्न स्टेटस। और आज की डेट में टोटल यूनिकॉर्न कंपनीज हमारे यहाँ 83 हैं एज पर इकोनॉमिक सर्वे। तो मुझे कोई बता सकता है कि यूनिकॉर्न स्टेटस अगर कोई स्टार्टअप अचीव करता है तो उसका क्या मतलब हुआ? बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट की बात करें गाइस, तो कोविड-19 के डोजेस हमने बहुत ज्यादा मात्रा में लगा दिए हैं। 16 जनवरी 2022 तक 157.94 करोड़ डोजेस जो है वो कोविड-19 के लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा इकोनॉमी जो है वो रिवाइव की स्टेट पर हम लोग को देखने को मिल रही है। इकोनॉमी रिवाइव हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स भी जो है वो उसमें उछाल आ रही है, लोगों को जॉब्स जो है वो लगातार मिल रही है। पीरियोडिक लेबर फोर्स स्टडी का जो क्वार्टरली सर्वे का डेटा जो सामने आया मार्च 2021 तक का, उसमें बताया गया कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो अर्बन सेक्टर में वो अफेक्ट हुई थी पेंडेमिक के कारण, वो ऑलमोस्ट रिकवर हो गई है प्री पेंडेमिक लेवल पर जो है वो, यानी कि जिस प्रकार से प्री पेंडेमिक से पहले जो एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस था अर्बन एरिया में, ऑलमोस्ट उतना जो है वो अब हो गया है, ऑलमोस्ट लगभग उतना जो है वो हो गया है। और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सामने आया जिसमें बताया गया कि जॉब्स जो है वो उनका फॉर्मलाइजेशन कंटिन्यू है, इनफॉर्मल से फॉर्मल जॉब्स पर सरकार जो है वो काम कर रही है। कोविड-19 की जो सेकेंड वेव जो आई थी तो उसमें उतना कुछ खास इफेक्ट जो है वो पड़ा नहीं, राइट, क्योंकि जॉब्स वगैरह कंटिन्यू थी, वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा था, काफी सारी जगह पर कम कैपेसिटी पे काम चल ही रहा था, तो एम्प्लॉयमेंट तो लगातार मेंटेन्ड थी। एक्सपेंडिचर जो खर्चे जो सोशल सर्विसेज पे हम लोग को देखने को मिले, स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन में, सेंटर और स्टेट के द्वारा इसमें इन्होंने खर्चा अपना बढ़ाया, मतलब सेंटर और स्टेट ने एजुकेशन पे, हेल्थ पर जो है वो बहुत पैसे जो है वो लगाए, खर्च किए। 2014 और 15 में एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर और जो सोशल सर्विस का जो सेक्टर था उसमें खर्चे टोटल जीडीपी का 6.2% हुआ करता था, इसे बढ़ाकर 8.6% किया गया 2021 और 2022 में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो हम लोग को देखने को मिली थी वो कम हो गई है, 2 हो गई है 2019 और 21 में, और ये 2015 और 2016 में 2.2 थी, तो 2.2 से 2 हो गई है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट और इंस्टीट्यूशनल बर्थ, इसमें भी इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिला है, बढ़ोतरी इसमें हम लोग को देखने को मिली, यानी कि अच्छे हुए हैं ये एरियाज। अब इन कंक्लूजन, यानी कि पूरी चीज के कंक्लूजन की बात करेंगे तो सर्वे जो है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है, काफी आशावादी है, और भारतीय अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति में एक कारण इसकी अनूठी प्रतिक्रिया रणनीति है। एक अच्छी पोजीशन, इंडिया जो आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी की अच्छी पोजीशन में है वो इसलिए है क्योंकि एक यूनिक रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी जो है वो सरकार के द्वारा क्रिएट की गई थी। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा इकोनॉमिक सर्वे के हाईलाइट, जो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। इसमें स्पेशली मेन फोकस ये रखना है आपको कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, कुछ डेटाज हैं, बस वो रिकॉर्ड करके अपने पास रखो, जिसका मेंस में भी उपयोग करना और जो प्रीलिम्स में भी आते हैं, राइट। तो इसी के साथ गाइस फिर एंड करते हैं ये इकोनॉमिक सर्वे वाले टॉपिक को। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।